है ना। आईवी फ्लूइड्स क्यों देना है? आईवी फ्लूइड्स कब देते हैं हम? जब हमको बच्चे को ग्लूकोज देना है ना। तो ग्लूकोज क्यों ज़रूरी है? अगर बच्चा एनबीएम है, उसको कैलोरी की ज़रूरत है, तो हम उसको डेक्सट्रोज के रूप में ग्लूकोज देते हैं। अगर समझो बच्चा शॉक में है तो उसका शॉक करेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का बोलस देते हैं। तो अब कौन सा फ्लूइड कब देने का, है ना। सलाइन बहुत तरह के हैं, हमको डीएनएस पता है, हमको एनएस पता है, हाफ एनएस है ना, आइसोलेट पी है। आइसोलेट पी के साथ में और कन्फ्यूजन ऐड करने के लिए आइसोलेट पी फोर्ट कर दिया है। तो कौन सा फ्लूइड कब देने का, इसके लिए हम देखेंगे आज। तो ये समझने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे सबसे पहले। तो समझो एक कांच का आपने एक जार ले लिया, है ना, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगा दिया। अब ये मेम्ब्रेन क्या रहता है? एक ऐसी चीज़, एक तरीके से छलनी समझ लीजिए, जिसमें से पानी नहीं जा सकता। पानी जा सकता है लेकिन बाकी कण नहीं जा सकते। एक साइड में उन्होंने क्या किया, पानी भर लिया और पानी में डाल दिया नमक, है ना। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या आएगा? ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए। और दूसरी तरफ सादा पानी भर दिया। ये सादे पानी की लेवल कम है। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? पानी ये मेम्ब्रेन से जा सकता है, नमक सोडियम नहीं जा सकता। तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा? नहीं, ये पानी का क्या गुणधर्म है कि यहाँ पे सोडियम की मात्रा कम है, इसमें आपने ऊपर से सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है, तो इसमें पानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। तो पानी क्या कोशिश करेगा कि सोडियम का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए पानी यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ का लेवल कम हो जाएगा, यहाँ का पानी बढ़ जाएगा। ये कब तक बढ़ेगा? जब तक कि दोनों तरफ का सोडियम का लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता, है ना। तो ये प्रोसेस को उसने नाम दिया है ऑस्मोसिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया ऑस्मोसिस। अब ये जो कण जो पानी खींचने की ताकत रखते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया ऑस्मोल्स, ठीक है, उसको नाम दिया ऑस्मोल्स। अब ये पानी खींचने की ताकत किस में है? एक तो मैंने बता दिया सोडियम है, दूसरा एक होता है ग्लूकोज, यूरिया। तो इनमें भी ताकत है, ये पानी खींचने की ताकत इनमें होती है, इसलिए इनको भी ऑस्मोल्स बोलते हैं। अब जितनी ताकत से ये खींचते हैं, है ना, उस ताकत को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और ये लिक्विड में ये ऑस्मोल्स की कितनी मात्रा है ना, 1 ml में कितने ऑस्मोल्स है, उसको अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। मतलब ये ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट हमको समझना है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 ml में कितने ऑस्मोल्स भरे पड़े हैं। ऑस्मोल्स मीन्स वो कण जिसमें सोडियम हमने बताया। तो जाहिर सी बात है, जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा मैंने बताया कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। अब जब हम ये दो लिक्विड के ऑस्मोटिक पावर का, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर कंपैरिजन करें, है ना, जब हम दो प्रेशर्स को, दो ताकत को कंपेयर करेंगे, तब वर्ड आता है टोनिसिटी, है ना। तो उसको बोलते हैं टोनिसिटी। इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का कितना है दो लिक्विड को। अगर मैंने दो लिक्विड आसपास में रख दिए तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है और इसका कितना है, उसका जो ग्रेडियंट है उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। तो अगर कोई लिक्विड से किसी की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। हाइपरटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे लिक्विड से ज़्यादा है। जब ये इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा तो हम बोलेंगे ये हाइपोटोनिक है, और जब दोनों का इक्वल रहेगा तो हम बोलेंगे ये आइसोटोनिक है। समझा? हाइपरटोनिक मतलब जिसकी टोनिसिटी ज़्यादा है, जिसकी ताकत खींचने की, पानी खींचने की ज़्यादा है। हाइपोटोनिक मतलब जिसकी ताकत कम है, और आइसोटोनिक मतलब जिसकी सेम है। अब ये हम जब इसके बारे में, सलाइन के बारे में बात करते हैं, आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं,
तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? प्लाज्मा के साथ। ठीक है, तो जितना भी प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी हम 285 से 295 है, हम उसको 300 के करीब पकड़ लेते हैं, है ना, राउंड फिगर। तो जिसके भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इसमें से ज़्यादा रहेगा, प्लाज्मा से ज़्यादा रहेगा, मतलब जिसकी भी ऑस्मोलैरिटी 300 से ज़्यादा रहेगी वो हाइपरटोनिक हो गया, समझे? और जिसकी कम रहेगी वो हाइपोटोनिक हो गया, और जिसकी 300 के करीब होगी वो आइसोटोनिक हो गया। समझ गया? तो ये हमको ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी आईवी फ्लूइड अगर देखते हैं तो उसके ऊपर ऑस्मोलैरिटी लिखी हुई रहती है। ठीक है, अब ये मैंने 25D लिया, ये है 1300 1389, तो ये क्या हुआ? हाइपरटोनिक हुआ कि हाइपोटोनिक हुआ? हाइपरटोनिक हुआ, है ना। तो ये इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम सलाइन देते हैं तो कहा जाता है सबसे पहले वेन में जाएगा, है ना, हम कैनुला वेन में डालते हैं, उसमें से सलाइन जाएगा, फिर हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से जाके आर्टरी में जाएगा, और आर्टरी से कहाँ जाएगा? कैपिलरीज में, है ना। तो जैसे ही ये आपकी आर्टरी छोटी होती आती है, वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में। इसके पास में होता है सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड है। ठीक है, आपकी जो नसें है उसके अंदर भी फ्लूइड है, आर्टरी कैपिलरी के अंदर भी फ्लूइड है। अगर ये सारी चीज़ें सेमी मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस है ना, जैसे मैंने बोला था ना, ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वैसे ही ये सारी चीज़ें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अगर इस सेल को पूरा पोषण मिलना चाहिए और सारी चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो सलाइन, जो ब्लड, जो प्लाज्मा इसमें से आ रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी और ये सेल के अंदर के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। समझा? ये समझ गया तो अपने को आधी चीज़ें समझ गई। ठीक है, अगर समझो मैंने यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड डाल दिया, हाइपर ऑस्मोलर मतलब ज़्यादा आ गया, ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड देते, तो क्या होगा? पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? सेल के अंदर से बाहर जाएगा, और कहाँ आएगा? कैपिलरी में आ जाएगा। तो सेल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। इसके अंदर का पानी अगर कैपिलरी में चला जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। अगर समझो इसमें मैंने हाइपोटोनिक फ्लूइड डाल दिया, मतलब जिसमें सोडियम की मात्रा कम है, ऐसा हाइपोटोनिक फ्लूइड मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब सेल के अंदर समझो उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 है, और आपने इसमें से फ्लूइड डाल दिया 200 वाला, या फिर बोलो 100 ऑस्मोलैरिटी वाला, तो क्या होगा? पानी सब जाएगा सेल के अंदर, और सेल तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी होना या छोटी होना, ये दोनों स्थिति में सेल जो अपने बॉडी के है वो बराबर से काम नहीं करते, इसलिए ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अगर आदमी के शरीर में देखें, ह्यूमन बॉडी में अगर देखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो दिए है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, एक दिया है सोडियम, दूसरा दिया है ग्लूकोज। ठीक, तो जब भी ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा, सोडियम ज़्यादा रहेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहेगी। आप ये भी उठा के देख लीजिए, मैंने बताया कि 25D का ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये नसों में से हार्ट तक पहुंच जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसके अंदर का ग्लूकोज पूरे सेल्स फटाफट ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेल के अंदर ले लेते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर उतना बचता ही नहीं। समझे? तो अगर आपने ग्लूकोज दिया है और वो जो ऑस्मोलैरिटी थी वो ग्लूकोज के कारण थी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा जितना सोडियम दिखाएगा। समझे? तो सोडियम, तो ये ऑस्मोलैरिटी का माँ बाप कौन रहा अभी फिर? सिर्फ सोडियम। तो जो भी फ्लूइड का सोडियम नॉर्मल है या फिर प्लाज्मा के इक्विवेलेंट है, वो हमारा हो गया आइसोटोनिक फ्लूइड। समझा? ग्लूकोज क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? क्योंकि ग्लूकोज जाते बराबर शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन अगर 25D आप वेन से दोगे तो जब तक कि वो सेल तक के नहीं पहुंचता, पहले तो वेन से जाएगा, हार्ट तक के जाएगा, तो जाते जाते वो पूरे वेन्स को थ्रोम्बोस कर देगा, है ना, वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर देगा। इसलिए जो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है 3% है या फिर 25% डेक्सट्रोज है, वो सीधा पेरिफेरल वेन से नहीं दे सकते, उसको हमको डायरेक्टली सेंट्रल लाइन से देना पड़ता है।
समझा? तो जो फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम पेरिफेरल लाइन से नहीं दे सकते, वहाँ से देंगे तो वो क्या होगा, आजू बाजू के इससे पानी खींचता हुआ जाएगा और वो वेन थ्रोम्बोज हो जाएगी, उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आइसोटोनिक फ्लूइड कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन जब भी हम देखें तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सोडियम की मात्रा है 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक, और इसकी ऑस्मोलैरिटी लगभग हमारे 300 के करीब है, मतलब आइसोटोनिक है। ठीक है, तो ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर इसके अंदर का ब्लड किसी कारण से निकल गया है ना, ब्लड किस कारण से जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर किसी का बीपी कम हो गया, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा फ्लूइड दूँ जिसके ऑस्मोलैरिटी, जिसके अंदर का सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के करीब हो, है ना। इसलिए प्रीफर कौन सा रहेगा आपका, नॉर्मल सलाइन। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, कोई पेशेंट शॉक में है, तो उसको फ्लूइड कौन सा लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन का। नॉर्मल सलाइन के अलावा आप आरएल भी लगा सकते हैं, है ना, तो आरएल भी डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या है, एनएस में सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर डेक्सट्रोज है क्या, नहीं। जो अडल्ट है उनको अगर ग्लूकोज नहीं भी मिले तो उनके शरीर में काफ़ी मात्रा में स्टोर रहता है ना, ग्लूकोज का काफ़ी मात्रा में स्टोर रहता है। वो अगर नहीं भी खाए कुछ दिनों तक के, तो भी वो शरीर में ऐसी प्रणाली होती है कि जो वो स्टोर ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा और उसके जीवन को धोखा नहीं होगा। जो छोटे बच्चे रहते, खास करके 1 साल के नीचे वाले, उनके शरीर में ग्लूकोज का सप्लाई कंटिन्यूस रहना ज़रूरी होता है। अगर उनको हम बिना ग्लूकोज वाला फ्लूइड लगाएंगे तो उनके शरीर की शुगर कम होने के चांसेस है। तो हमने देखा कि नॉर्मल सलाइन में ग्लूकोज नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मा के जैसा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है, उसके जैसी ऑस्मोलैरिटी है, आइसोटोनिक है। तो जब भी किसी का बीपी कम होता है और आपको तुरंत में बीपी ऊपर लाना है, तो आपका चॉइस रहेगा नॉर्मल सलाइन का, है ना। तो नॉर्मल सलाइन ही देना है या फिर आरएल देना है। आरएल के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो भी हम देखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड तो लेकिन दे सकते हैं, सिर्फ जिसको हार्ट डिसीज़ है, जो पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है जिसके कारण से आप ये दे रहे हैं, उसका बीपी हार्ट के कारण कम हो सकता है, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है इसमें। ऐसे स्थिति में आपको नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, लेकिन आपको कम मात्रा में देना है। बाकी जगह आप 20 ml पर kg से बोलस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 ml पर kg से देना है, और वो भी स्लोली देना है, क्योंकि जैसे ही ये ब्लड के अंदर जाएगा हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हाफ नॉर्मल सलाइन। अब इसमें सोडियम की मात्रा है 77 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, या मिलीमोल्स पर लीटर। तो ये आधा कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का, ठीक है, और इसकी ऑस्मोलैरिटी भी कम है। तो ये हाइपोटोनिक हुआ, हाइपरटोनिक हुआ कि आइसोटोनिक हुआ, हाइपोटोनिक हुआ, है ना, क्योंकि इसकी सोडियम की मात्रा थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर थोड़े से 3 किलो के ऊपर के बच्चे हैं और बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, 10 किलो के नीचे ही है, तो इसमें ये फ्लूइड दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोलस के लिए देंगे क्या इसको, नहीं, बोलस के लिए हमेशा हमको नॉर्मल सलाइन ही देना है। हाफ NS कभी कभी हम किसी बच्चे के इसमें मेंटेनेंस में लगाते हैं जिसका शुगर बहुत ज़्यादा है ना। अगर उसका शुगर बहुत ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि उसको डेक्सट्रोज दो, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का बच्चा है, और हम नहीं चाहते कि उसको वो डेक्सट्रोज जाए, तो ऐसे स्थिति में आप इसको प्लेन हाफ NS लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये 3% नॉर्मल सलाइन। अब 3% में सोडियम की मात्रा है 513, तो ये हाइपरटोनिक हुआ कि हाइपोटोनिक हुआ, हाइपरटोनिक हुआ। तो ये हाइपरटोनिक जब भी हम देते हैं तो इसको सेंट्रल लाइन से प्रेफरेबली देना चाहिए, और अगर हम पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस है। अब ये 3% क्यों देना है हमको, अगर 3% गया है, यहाँ पे आया, ये हाइपरटोनिक है, तो ये सेल से पानी खींचेगा बराबर। तो जब भी हम सेरिब्रल इडीमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके ब्रेन के ऊपर सूजन है, ब्रेन के ऊपर सूजन है मतलब उसके सेल्स फूले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर का जो एक्सेसिव वाटर है वो निकल जाए, तो उसको निकालने के लिए हम ये हाइपरटोनिक फ्लूइड देते हैं 3% नॉर्मल सलाइन। जब ये यहाँ पे आता है तो इसके अंदर का फ्लूइड खींच लेता है, और सेल जो सोलन है, जो उस पर सूजन थी, वो कम होकर नॉर्मल साइज पे आने की कोशिश होती है। ठीक है, ये समझा।
उसके बाद आता है डीएनएस। अब डीएनएस और नॉर्मल सलाइन दोनों में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन 150 के करीब ही है, ठीक है, लेकिन इसमें एडिशनल डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज क्यों देना है? क्योंकि बच्चा अगर भूखा है या फिर कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है, उसको एनबीएम रखना है, उसको खाने को नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी स्थिति में डीएनएस देना चाहिए। हमारे यहाँ पे बाय प्रोटोकॉल अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो से ज़्यादा है तो उसको आपने डीएनएस एज अ मेंटेनेंस फ्लूइड लगाना चाहिए बच्चों में। बड़ों में उसका फीडिंग स्टेटस कैसे हो उस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। तो इसमें डेक्सट्रोज भी है, तो डेक्सट्रोज और नॉर्मल सोडियम दोनों होने के कारण इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसकी ऑस्मोलैरिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जैसे ही ये सेल के पास पहुंचेगा, सेल उसमें से ग्लूकोज निकाल लेगा, तो ये हाइपर ऑस्मोलर के जैसा काम नहीं करेगा, ये आइसोटोनिक के जैसा ही काम करेगा, है ना। तो आइसोटोनिक फ्लूइड में आप डीएनएस भी यूज़ कर सकते हैं। डीएनएस के जैसे ही हाफ डीएनएस भी है, जिसमें सोडियम की मात्रा 77 है, लेकिन साथ में डेक्सट्रोज है। अब डेक्सट्रोज 5% है। 5% मतलब अगर 100 ml लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है ना। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 50, है ना। तो 1 लीटर में 50 ग्राम रहते, 5% है। 10% में कितना रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। 100 ml में 10 ग्राम रहेगा। तो इसलिए जब हम 10% डेक्सट्रोज देखते हैं, तो इसमें केवल ग्लूकोज है, इसमें सोडियम पोटेशियम कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। और कितना परसेंट है? 10%, मतलब 100 ml में 10 ग्राम और 1 लीटर में करीब 100 ग्राम, ठीक है। तो ये कब लगाना है? NICU में हम पहले 2 दिन 10% डेक्सट्रोज लगाते हैं, और अगर बच्चा 1 किलो के नीचे है तो हम 5% डेक्सट्रोज लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले 2 दिन बच्चे की जो किडनियाँ रहती है वो सोडियम और पोटेशियम को हैंडल नहीं कर सकती, है ना। उसका फ्लूइड लॉस होता है, लेकिन हम वार्मर के नीचे रखते हैं, और वैसे भी बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो पानी के अंदर रहता है। जैसे ही वो बाहर आएगा, बाहर की हवा ड्राई रहती है, तो उसके शरीर का पानी लॉस होता है और उसको जीवन के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसको 10% डेक्सट्रोज लगाते हैं। अगर उसके शुगर्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम 5% डेक्सट्रोज लगाएंगे, लेकिन हम उसको सोडियम या पोटेशियम कुछ भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसकी किडनियाँ उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, है ना। बच्चा सोडियम निकाल भी नहीं सकता और रिटेन भी नहीं कर सकता, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। पहले 2 दिन में जब उसकी पेशाब अच्छी हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा वेट लॉस हो जाए, उसके बाद में आप उसको सोडियम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 10% डेक्सट्रोज और 5% डेक्सट्रोज भी सिर्फ ग्लूकोज है, इसमें सोडियम भी नहीं है और पोटेशियम भी नहीं है। इसके बाद आता है 25% डेक्सट्रोज। इसमें 25% डेक्सट्रोज है, मतलब 25 ग्राम 100 ml में। अब ये कब यूज़ करना है? जब आपको आईवी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो उस स्थिति में आपको ये देना पड़ता है। कभी कभी किसी पेशेंट का शुगर मेंटेन नहीं रहते, तो हम उसमें फिर उसका ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो जब तक आप 12.5% तक के दे रहे हैं, आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर देना है तो फिर आपको सेंट्रल लाइन डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वेन को इरिटेट करेगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करेगा, इन्फेक्शन करेगा, इसलिए हमको उसको सेंट्रल लाइन से देना होता है। इसलिए जब भी 12.5% के ऊपर ये जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है किसी फ्लूइड का, या तो हम अम्बिलिकल लाइन डाल देते हैं या तो PICC लाइन डाल देते हैं। एक बार आप सेंट्रल लाइन में डाल दिया तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन भी दे सकते हैं, ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी वाले भी फ्लूइड दे सकते हैं। समझा? तो इसके बाद हम देखते हैं आइसोलेट पी। अब ये आइसोलेट पी पहले बहुत न्यूनेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ही कम है। नॉर्मल सलाइन में 150 रहती है, इसमें सिर्फ 22 के करीब रहती है, इसमें 26 है ना। तो इसमें बहुत ही कम है सोडियम, जिसके कारण से ये कौन सा फ्लूइड हो गया? हाइपोटोनिक, है ना। तो ये हाइपोटोनिक फ्लूइड हो गया। हाइपोटोनिक फ्लूइड होने के कारण जब हम इसको हाइपोटोनिक फ्लूइड इसके अंदर देंगे तो क्या होगा? इसके अंदर का वाटर मैक्सिमम सेल में जाके सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और सोलन हो जाएंगे, है ना। तो इसके कारण ये कभी कभी सिक बेबीज़ में प्रॉब्लम कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? ये रेडीमेड है, इसी के अंदर सोडियम है, इसी के अंदर ग्लूकोज है, इसी के अंदर पोटेशियम है।
तो इसको ईजी टू कनेक्ट है, ले लिए और लगा लिए, इन्फेक्शन के रेट कम हो जाते हैं। अगर आपने हाफ नॉर्मल सलाइन देना है तो उसके आपको पोटेशियम डालना पड़ता है, कैल्शियम डालना पड़ता है ना। इसमें ऑलरेडी कैल्शियम है, पोटेशियम है, ईजी टू यूज़ है, इसलिए बहुत से यूनिट में अभी भी आइसोलेट पी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के वाइटल स्टेबल है न्यूबॉर्न के, तो उसमें आप आइसोलेट पी यूज़ कर सकते। कोई सिक बेबी है तो बेटर है कि आप उसको आइसोटोनिक फ्लूइड हाफ डीएनएस या डीएनएस पे शिफ्ट करें, ठीक। लेकिन कोई भी फ्लूइड लगा दिया इसका मतलब यही चलेगा ऐसा नहीं है, उसका हमको इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना पड़ता है, शुगर मॉनिटर करना पड़ता है और उस हिसाब से चेंजेस भी करने पड़ते हैं, है ना। तो अगर इसके ऊपर अब बच्चा है आइसोलेट पी लगा के रखा है, उसका सोडियम कम आया तो आप हाफ नॉर्मल हाफ डीएनएस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम भी है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। पोटेशियम का क्या रोल है? पोटेशियम शरीर के लिए ज़रूरी है, खास करके पहले 2 दिन के बाद में, है ना। लेकिन पोटेशियम का बाहर जाने का रास्ता बस एक ही है, वो है किडनीज, है ना। तो अगर किसी बच्चे का यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है या फिर उसके किडनी की रिपोर्ट ख़राब है, तो ऐसे स्थिति में पोटेशियम वाला फ्लूइड नहीं देना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ कोई बड़ा बच्चा है जिसको आपको डीएनएस लगाना है या फिर हाफ डीएनएस लगाना है, तो उसमें भी आपको पोटेशियम ऊपर से डालना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी रहता है। पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम अगर कम हो गया बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कार्डियक अरिथमियाज हो जाएंगे, इसलिए उसको पोटेशियम सप्लाई करना ज़रूरी है। लेकिन अगर किडनी फेलियर में है तो पोटेशियम काम नहीं करेगा, पोटेशियम रिटेन हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया में बच्चा चला जाएगा तो वो नुकसान करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पोटेशियम नहीं देना है। इसके बाद ये आता है आइसोलेट पी फोर्ट। ये आइसोलेट पी के जैसा ही है, सिर्फ इसमें ग्लूकोज की मात्रा 10% है, उसमें 5% थी, इसमें 10% है। तो अगर किसी बच्चे का शुगर मेंटेन नहीं कर रहा तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि रेडीमेड आइसोलेट पी फोर्ट उसको लगा दो, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आरएल। अभी आरएल थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इसमें होता है लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, इसके अंदर लैक्टेट डाला हुआ है। अब ये लैक्टेट का क्या रोल है? जब ये लैक्टेट लीवर में जाता है तो उसमें बाइकार्बोनेट तैयार होता है और ग्लूकोज भी तैयार होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी है। तो अगर जो भी डायरिया का पेशेंट है उसमें पोटेशियम कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें पोटेशियम करेक्शन के लिए आप लैक्टेट, ये पोटेशियम इसके कारण होने के कारण आरएल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई पेशेंट शॉक में आया तो भी आप आरएल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सोडियम की मात्रा अराउंड 130 है, जो कि अच्छी खासी है ना। तो आप इसको शॉक में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम होने के कारण आप इसको किडनी फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट एज अ लैक्टेट है, क्लोराइड है और कैल्शियम है। अब ये कैसे काम करता है? ये लैक्टेट लीवर में जाके बाइकार्बोनेट बनाएगा और ग्लूकोज जनरेट करेगा। अगर कोई पेशेंट फेलियर में है, लीवर फेलियर में है, तब ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि लीवर में जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो ना बाइकार्बोनेट जनरेट होगा ना ग्लूकोज जनरेट होगा। तो लीवर फेलियर में रिंगर लैक्टेट देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो भी हम ब्लड चढ़ाते हैं बच्चों को, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का काम होता है क्लॉट्स बनाना। तो क्लॉट्स ना बने इसलिए एक कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट उसके अंदर डाला हुआ रहता है, EDTA नाम का रहता है। वो कैल्शियम को चिलेट करता है, मतलब कैल्शियम को हटा देता है, जिसके कारण से ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, ब्लड के गुठलियाँ नहीं जमती। अगर आपने कैल्शियम वाला फ्लूइड सेम लाइन से दे दिया जिसमें ब्लड जा रहा है, तो उसकी गुठलियाँ बनने के चांसेस है। इसलिए आरएल हो गया, आइसोलेट पी हो गया जिसमें कैल्शियम है, ऐसे फ्लूइड आपको सेम लाइन से नहीं देना है जिसमें से ब्लड जा रहा है, ठीक है। दूसरे लाइन से दे सकते हैं। एक ही लाइन में ब्लड भी जा रहा है, आरएल भी जा रहा है या फिर आइसोलेट पी भी जा रहा है ब्लड के साथ में, तो वो नुकसान करेगा, उसको नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में है ना, अपने पास बहुत से बच्चे आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है, उनके लैक्टेट लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसमें भी आरएल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लैक्टेट है। और लैक्टिक एसिडोसिस में आप उसको और आरएल दे रहे तो वो लैक्टिक एसिडोसिस में जाएगा। अगर कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है ना, तो जब बच्चे को बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट वोमिटिंग है तो उसमें भी अल्कोलोसिस नाम की एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है ना, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाता है, और इसमें बाइकार्बोनेट जनरेट हो रहा है। तो जो बच्चे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग है
और जिसके कारण मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है, उसमें भी आपको RL नहीं देना है, क्योंकि बाइकार्ब ही जो है जो बाइकार्ब अल्कलाइन पीएच को बढ़ाएगा। तो हम ऐसे पेशेंट में भी इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है।